कक्षा 11वीं केमिस्ट्री में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। उसी में आज आगे देखना है ऑक्सीकरण अपचयन समीकरणों का संतुलन करना या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इसी को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ रहता है, उनको किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उसको संतुलित करते थे, इससे पहले पढ़े हैं, बहुत पहले रासायनिक समीकरण जब पढ़ रहे थे उसी में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो उसी के समान इसमें भी क्या होगा, जो रेडॉक्स अभिक्रिया रहेगा उसको संतुलित करेंगे। तो जैसे रासायनिक समीकरण में क्या होता था, एक तरफ रिएक्टेंट था और एक तरफ प्रोडक्ट रहता था। रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। तो रिएक्टेंट में अणुओं और परमाणुओं की संख्या और इधर क्या प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार से जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें क्या करेंगे, संतुलन करेंगे, जिसके कारण दोनों तरफ माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा, परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। और यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या का मान भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसमें और अलग से एक और क्या जुड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो जो ऑक्सीकरण संख्या उसके आधार पे यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में संतुलित करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें है पहला ऑक्सीकारक और अपचायकों के अणुसूत्र तथा जो प्रोडक्ट बनेगा माने जो ऑक्सीकृत होगा और अपचयित होगा। जो ऑक्सीकारक लेंगे और क्या लेंगे, पहले अपचायक रहेगा रिएक्टेंट के रूप में, वो दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, इधर ऑक्सीकृत प्रोडक्ट और उपचयित प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। तो सब का जो अणुसूत्र है उसको क्या होना चाहिए, वहां पे नहीं बदलना चाहिए और उन सब का अणुसूत्र सही सही पता होना चाहिए। समीकरण के एक ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दूसरी ओर के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये एक समीकरण है तो इसमें ये क्या है, अभिकारक है, तो इधर जितना भी परमाणु जिसका जितना परमाणु रहेगा अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी इधर जो रहेगा उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। समीकरण के दोनों ओर आवेश का संतुलन, अगर यहाँ पे रेडॉक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आवेश रहेगा, या तो धन आवेश या फिर ऋण आवेश। तो इधर जितना धन आवेश और ऋण आवेश है इधर भी उतना ही धन आवेश और ऋण आवेश रहना चाहिए। ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया में सभी इलेक्ट्रॉन अपचयन अर्धाभिक्रिया में यूज होना चाहिए। माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, अंदर जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसमें, ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया में, उन सब इलेक्ट्रॉन को अपचयन अर्धाभिक्रिया में पूरा पूरा ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। तो जो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है अम्लीय क्षारीय भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, उदासीन विलयनों में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे उसमें संतुलन करने की जो विधि है वो थोड़ी अलग पाई जाएगी, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय में क्या होगा, H+ आयन अम्ल वाले में पाया जाएगा और OH- आयन किसमें रहेगा, क्षार वाले विलयन में रहेगा, जिसके कारण उसमें जो है अम्लीय और क्षारीय विलयन में उनको संतुलित करने की क्रियाविधि जो है सामान्य विधि से थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उनको संतुलित करने की दो विधि बताई गई है। पहला विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। जो ऑक्सीकरण संख्या विधि है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें जो है क्या करेंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का
ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे। तो जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें क्रिया होगी तो शुरू में जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होकर के नया ऑक्सीकरण संख्या बनता है। तो जो ऑक्सीकरण संख्या उसमें परिवर्तन होगा उसको क्या करेंगे, इस समीकरण में संतुलित करना है। तो उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। इसमें सर्वप्रथम जितना भी अभिकारक रहेगा, माने कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी लेंगे अभिकारक और जितना भी प्रोडक्ट रहेगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उनमें समीकरण के रूप में उसको लिखेंगे। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा करेंगे कि उन तत्वों के ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। माने कोई सा भी तत्व लिखे हैं तो उस स्थिति में उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या है उसको क्या करेंगे, वहां पे प्रदर्शित करते हैं और उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें उसके बाद उन तत्वों का पहचान करते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही है। अब देखेंगे अभिक्रिया में कि कौन कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन दिख रहा है, तो उसको वहां पे देखना है। उसके बाद करना है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, किसी का जैसे +3 है और +4 हो रहा है, +2 है तो +3 हो रहा है, या फिर 0 से +2 हो रहा है, इस प्रकार से क्या करेंगे, वहां पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। कमी होगी तो क्या होगा, +3 रहेगा और बदल करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, +2 हो जाएगा, या फिर +2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक परमाणु को वहां पे देखते हैं और संख्या के आधार पे जितना बढ़ रहा है ऑक्सीकरण संख्या या फिर जितना ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है उसके आधार पे वहां पे छोटी छोटी संख्याओं से क्या करेंगे, उस परमाणु के आगे में गुणा या भाग करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद जो क्रियाकारक रहेगा उसकी ओर, माने क्रियाकारक की ओर माने कि बाईं ओर, ये क्या है, क्रियाकारक है ये दोनों, तो इसको क्या बोलेंगे, बाईं ओर या फिर क्या, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा कमी को गुणांकों के द्वारा बराबर करते हैं। गुणांक मतलब छोटी छोटी संख्याओं से वहां पे गुणा भाग कर सकते हैं। तो जैसे 2 का गुणा कर दिए किसी के सामने 3 का गुणा, इस प्रकार से वहां पे गुणा करके उसको संख्या को बराबर करना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर शेष सभी परमाणुओं को बाएं या दाएं पक्ष में संतुलित कर लेते हैं। वहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको पहले छोड़ देंगे, उसके अलावा जैसे क्लोरीन है, जिंक है, उन सबको क्या करेंगे, दोनों साइड में बराबर कर लेंगे छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करके। उसके बाद जो लास्ट में क्या बचेगा, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़े थे तो वहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बचा रहेगा, असंतुलित रहेगा, उसको आखिरी में संतुलित करना है। या अगर अभिक्रिया, जो अभिक्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित करते रहते हैं, वह अभिक्रिया अगर क्या होती है, अम्लीय माध्यम में हो रही होती है तो उसको संतुलित करने के लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु की कमी जिधर रहेगी उधर क्या करेंगे, जल के अणुओं को जोड़ देते हैं। माने अम्लीय माध्यम वाले अभिक्रिया में अगर कहीं पे ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है उस तरफ जल H2O का भी गुणा कर सकते हैं और या उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब H2O को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगा, लेकिन H2O में 2 हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन असंतुलित हो जाएगा। तो उस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की कमी जिस साइड में रहेगी उस साइड में H+ आयन को जोड़ देंगे। उसके बाद आता है यदि अभिक्रिया किसी क्षारीय माध्यम में हो रही है तो क्षारीय माध्यम में होगा तो उसमें OH- आयन रहेगा, क्योंकि जो अम्ल है उसमें क्या रहता है, H+ आयन रहता है, और जो क्षार
और उसमें क्या रहेगा OH माइनस आयन। तो जो क्षारीय माध्यम है उसमें ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि OH में ऋण आवेश ज्यादा रहेगा। तो क्या करेंगे वहां पे ऋण आवेश की कमी की ओर OH माइनस आयन को जोड़ देंगे। जिधर ऋण आयन की मात्रा कम रहेगी उस तरफ और अधिक OH माइनस आयन को जोड़ करके लिखते हैं। अब दूसरी तरफ जो OH माइनस आयन एक तरफ जोड़ेंगे तो दूसरी तरफ फिर कम हो जाएगा। उसको बराबर करने के लिए वहां पे फिर क्या करेंगे, वहां पे H2O के अणु को फिर से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ करके, निकाल करके, गुणा कर, जोड़ करके या फिर छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करके रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। इसी के लिए अभी जितना पढ़े हैं नियम, उसके आधार पर एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें क्या करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो जो एक अभिक्रिया दिया हुआ है जिंक प्लस HCl, ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है असंतुलित है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है और रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में इसको संतुलित करना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप अभी जो पढ़े हैं उसके अनुसार इस अभिक्रिया को जस का तस लिखना रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस का तस। उसके बाद दूसरा में क्या करना है कि ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाना रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो जिंक है इस पे क्या है, 0 ऑक्सीकरण संख्या है, कुछ नहीं है, अकेला जिंक है तो 0 रहेगा। अब जो HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा और H प्लस में आएगा और Cl माइनस में आएगा। तो जो H है उसका क्या हो जाएगा +1 और Cl का रहेगा -1। अब इधर देखते हैं तो 2 क्लोरीन के साथ जिंक जुड़ा हुआ है, तो जिंक का क्या हो जाएगा 2+ और क्लोरीन का -1। एक क्लोरीन के लिए क्या होगा -1 और 2 क्लोरीन है जिसके कारण जिंक पे +2 चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, समान प्रकार के 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या में +1 से 0 की कमी। यहाँ पे देखते हैं तीसरा में क्या देखना है कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन है +1 से कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, माने कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। दूसरा जो जिंक है 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, माने जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन में कुछ अंतर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। तो अब इसमें करेंगे कि प्रत्येक परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा कमी को दर्शाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या हुआ, +1 की कमी हुई। हाइड्रोजन से उसमें क्या हुआ, +1 नहीं लिखते हैं, 1 की कमी हुई है। और यहाँ से जिंक में और इस वाले जिंक में देखेंगे तो क्या हुआ, 2 की वृद्धि हुई है, 2 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग जिंक परमाणु को 1 से और HCl को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो वृद्धि व कमी को संतुलित कर दें। अब इस समीकरण में क्या करके देखते हैं कि इसके सामने 2 का, देखो इसमें 1 की कमी हो रही थी और इसमें 2 की वृद्धि हो रही थी। तो अगर हम लोग इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ भी 2 आ जाएगा, गुणित 2 करेंगे तो ये 2 और 2 बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, HCl के सामने 2 का गुणा कर देते हैं और इसके सामने 1 का गुणा करने के लिए बोल रहा है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो जिंक है ये क्या हो जाएगा, जिंक प्लस HCl क्या हो जाएगा 2HCl, यहाँ पे 2 × HCl माने 2 का गुणा हो गया।
समीकरण के दोनों ओर अन्य परमाणुओं को भी संतुलित कर लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो जो समीकरण के दोनों ओर क्या हो जाता है, परमाणुओं की संख्या को संतुलित यहाँ पे करते हैं। तो जिंक इधर 1 ठो है तो इधर भी कितना है, 1 ठो है। इधर 2 ठो क्लोरीन हुआ तो इधर भी 2 ठो क्लोरीन है। इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 ठो हाइड्रोजन आया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जो जिंक था ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ पे देखे थे। तो जिंक में क्या होगा, Zn2+ बनाएगा जिंक और 2 ठो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, 2H+ 2Cl-। तो यहाँ पर जो H+ था इसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिंक 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और H+ से क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो इसका क्या हो जा रहा है, H+ से H2 बन रहा है। तो यहाँ पे अपचयन या फिर रिडक्शन की क्रिया होगी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये हाइड्रोजन पूरा ग्रहण कर रहा है। तो ये कहलाएगा रिडक्शन अर्ध अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, संतुलित किया जाता है। तो यह जो समीकरण है पूरा संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है। यह पहली विधि थी जो ऑक्सीकरण संख्या विधि कहलाती है। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको संतुलित करके पूरे समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरी विधि आती है आयन इलेक्ट्रॉन अथवा अर्ध अभिक्रिया की विधि। इसमें जो आयन इलेक्ट्रॉन है या फिर अर्ध अभिक्रिया विधि है, इसमें ऑक्सीकरण से थोड़ा कुछ अलग है, तो उसको आगे दिया हुआ है। तो इसमें जो स्टेप रहते हैं संतुलित करने के लिए वो है, पहला रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण पहले लिखा जाता है। इसमें भी क्या करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का पूरा समीकरण लिखेंगे जैसे अभी लिखे थे। उसके बाद उसमें ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करना है। उसके बाद उन तत्वों के ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें जैसे जिंक के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ था, वृद्धि हुआ था, और जो हाइड्रोजन है इसमें कमी हुआ था। तो अभी जो पढ़ रहे हैं विधि उसमें क्या करना है, इस वाले अर्ध अभिक्रिया को अलग से लिखना है और इस वाला जो अर्ध अभिक्रिया है उसको अलग लिखना है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अलग लिखेंगे और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को भी अलग लिखेंगे। अब प्रत्येक अभिक्रिया परमाणुओं को संतुलित करेंगे। अब अलग अलग 2 भाग में लिख लिए हैं तो दोनों अभिक्रिया को अलग अलग संतुलित करना है। उसके बाद जितना ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अपचयन अर्ध अभिक्रिया में जोड़ते हैं और दोनों को अलग अलग संतुलित करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों को छोड़ करके जितना भी अलग अलग जो परमाणु रहेगा, हाइड्रोजन को छोड़कर और ऑक्सीजन को छोड़कर उनको अलग अलग संतुलित कर लेंगे। उसके बाद जो ऑक्सीजन परमाणु है उसको संतुलित करने के लिए जिस पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, कम रहती है, वहाँ पे H2O या फिर जल का अणु को जोड़ते हैं। ये पद आणविक समीकरण के लिए ही मान्य है। माने ऐसा समीकरण जो किस रूप में रहेगा, आयन के रूप में रहेगा, उसको बोलेंगे आणविक समीकरण। तो आणविक समीकरण के लिए ही ये वाला जो विधि है सही उपयोग होता है। इसमें जो है H+ परमाणु को अर्ध अभिक्रिया में संतुलित करते हैं। जो H+ वाला रहेगा उसमें अम्लीय माध्यम में देखे थे H+ रहता है, उसमें
यहाँ पे H2O को जोड़ करके H+ आयन के द्वारा संतुलित करेंगे। अम्लीय माध्यम के लिए इसमें क्या करेंगे, H+ आयन अगर कम है तो वहां पे जितना ठो H+ आयन कम है उतना ठो H+ आयन वहां पे अलग से जोड़ते हैं। और अगर क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए जितना ठो OH- कम है वहां पे क्या करेंगे, H2O के अणु को जोड़ा जाता है। जिस ओर हाइड्रोजन कम रहता है उधर H2 अणु को जोड़ेंगे और दूसरी ओर क्या करते हैं, OH- आयन को जोड़ा जाता है। उसके बाद इतना करने के बाद दोनों जो अर्ध अभिक्रिया है उसको अलग अलग संतुलित किए हैं इन सभी स्टेप के द्वारा। अब जो दोनों अर्ध अभिक्रिया हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करते हैं, माने इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, दूसरी अर्ध अभिक्रिया में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए वहां पे क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्याओं का, जैसे अभी 2 का गुणा किए HCl में, उसी प्रकार से 2 या 3 का वहां पे गुणा करके उसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन के लिए भी संतुलित कर लेते हैं। उसके बाद दोनों पूरा संतुलित हो चुका है अपने अपने में, ये भी संतुलित है और दूसरा भी संतुलित है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ करके लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है, फिर से संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया हमको एक ही ठो अभिक्रिया यहाँ से दोनों को जोड़ने से मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे संतुलित समीकरण प्राप्त होता है और यह जो विधि है वो कहलाएगा आयन इलेक्ट्रॉन या फिर अर्ध अभिक्रिया की विधि। तो दोनों विधि में से किसी भी विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा उदाहरण बुक में 5-6 पेज दिया हुआ है, इसको देखना है। उसके बाद इसके आगे का रेडॉक्स अभिक्रिया अनुमापन के आधार के रूप में इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।